करना है आपको पटना। पटना में हम पटना की बात नहीं करेंगे, हम बिहार की भी बहुत बात नहीं करेंगे, पटना जाएंगे जरूर, पर बात हम छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नितिन नवीन। वो नितिन नवीन जिन्होंने 3 साल के परिश्रम के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की विधानसभा चुनाव में वापसी कराई। छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें ओम माथुर, नितिन नवीन और मनसुख मांडविया, इन 3 के योगदान को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा रेखांकित करता है। वो नितिन नवीन इस समय पर पटना कार्यालय में मौजूद है। नितिन जी, स्वागत आपका। और क्या चाहते हैं आप हमसे? बधाई, शुभकामना या कुछ और? हम तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ यूनिट ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है, कहीं न कहीं उसके प्रति पूरी टीम को बधाई देते हैं जी। और आपसे तो निश्चित रूप से शुभकामना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया टीम ने हमेशा, खास करके आपके चैनल ने हमेशा भाजपा के कई विषयों को हमेशा सामने से रखा है जी। तो आपका तो निश्चित शुभकामना रहा है। तो जो कुछ एक बार बताएं नितिन जी, जहां आप बैठे वहां के रुझान, जहां पर आप काम कर रहे थे वहां के रुझान, अड़ोस और पड़ोस मतलब मध्य प्रदेश और उड़ीसा के रुझान वो एक तरफ है, पर ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इनके रुझान बहुत अलग अलग से है। क्या देख रहे हैं आप? सही बात है, कहीं कहीं सीटों पे रुझान अलग तरह से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस अपेक्षा के साथ हम लोगों ने अभी तक देखा था, उस अपेक्षा के हिसाब से अभी प्रारंभिक रुझान उस हिसाब से नजर नहीं आ रहे, लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को जनता ने निश्चित रूप से सपोर्ट किया है। आंकड़ों के अंगणित अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश में एक व्यक्तित्व को, एक नेतृत्व को समर्थन मिला है तो नरेंद्र मोदी को मिला है। पर वोटों के शक्ल में तो ऐसा दिख नहीं रहा। अमित शाह जी 7 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और बनारस से जीत के संदर्भ में 2 लाख के आंकड़े के लिए भी जूझा जा रहा है, तो ये अंतर दिख रहा है। देखिए, आप एक लोकसभा के चुनाव के विषय में, हर लोकसभा का अपना वर्किंग होता है, लेकिन आज पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से हम लोगों ने लड़ा है, तो एक एक प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और कमल के निशान पर लड़ा है, तो कहीं ना कहीं जिसके नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ है वो तो चुनाव परिणाम के सामने में उन्हीं का चेहरा है। अच्छा, एक बात बताइए नितिन नवीन जी, ये 2014 में आप चुनाव लड़े, तब एनडीए वर्ग के चुनाव था। 3 दशक के बाद नरेंद्र मोदी के नाम के चमत्कार ने 282 सीटें दिला दी। 272 चाहिए होती है स्पष्ट बहुमत के लिए। 2019 में 303 सीटों पर आप पहुंच गए, इस बार 230-240 पे अटक रहे हो आप। कहां गड़बड़ हो गई जो 272 के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है? अभी तो पूरा आंकड़े आने बाकी हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए, लेकिन मैं आपको एक दूसरी पहलू बताता हूँ जी। देखिए, 10 वर्षों तक कोई भी गैर कांग्रेसी व्यक्ति इस देश का कभी लगातार नहीं करता, और आज तीसरी बार चुनाव लड़ते हुए भी जहाँ कई चीजें होती हैं, हर तीसरी बार को चुनाव लड़ने जाता है, कई राज्य स्तर के विषय होते हैं, कई केंद्र के स्तर के विषय होते हैं, उन सभी में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कहीं सवाल नहीं था, और यही कारण है कि आज देश भर के हर राज्यों में नरेंद्र मोदी के नाम पर हमको समर्थन 100% मिला है। और कुछ राज्यों की परिस्थिति अलग अलग है, तो उन राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से कई सीटों पर अंतर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखिए तो हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पहला वोट मिला है। मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ नितिन जी, तभी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई। उम्मीद तो इस बार 325 की, 350 की, और आपके लक्ष्य के आधार में बात करें तो 370 की थी, यहाँ 270 के लाले पड़ गए, तो सवाल तो उठेगा ना कहीं तो चूके, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई, या विपक्ष ने मेहनत ज्यादा कर ली। विपक्ष के किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो गए आप लोग? क्या षड्यंत्र रहा तो आप तो हिमांशु जी ने देखा, विपक्ष ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जी, जिस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने के लिए संविधान की दुहाई देने वाले जिन्होंने सबसे अधिक संविधान के कानूनों को धज्जी उड़ाई है, वो संविधान की दुहाई दे रहे थे, समाज विशेष के वोट को अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास चल रहा था, तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपने राजनीति के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसको उन्होंने बिलो द बेल्ट भी नहीं खेला। तो मैं तो मानता हूं कांग्रेस अपने सबसे निचले पैदान पर चुनाव लड़ रही थी, और वो कहीं न कहीं हर वो हथकंडा अपनाई थी जो राजनीति की दृष्टि से मर्यादा के बाहर का चीज।
और कहीं न कहीं इन्हीं हाथगंडों के बीच में कांग्रेस कुछ आंकड़े के आधार पर नजर आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज आप देखिए पूरे देश में एक लीडरशिप को जहाँ समर्थन मिल रहा है, वहीं ये सारे घटक दल आपस में मिलकर गलत विषयों को अलग अलग स्थानों पर रखकर अपने लिए समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जनता ने उनको कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया। अच्छा नितिन जी, खबरें आ रही हैं कि जैसे ही एक हंग लोकसभा दिखाई देने लगी है, विपक्ष के नेता आपके साथियों पर डोरे डालने के लिए फोन वोन घरघराने लगे हैं। वो शरद पवार के फोन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, आपके सहयोगी आपके बगल में ही बैठे हो, पता नहीं, आने लगे हैं। क्या कहते हैं इस पर? ये फोन वोन असर तो नहीं कर जाएंगे? राजनीतिक कई लोगों के संभावनाओं का खेल है जी। इंडिया अलायंस के लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कहीं कोई उनकी संभावनाओं को कहीं कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में वो लोगों ने चुनाव लड़ा है। और आज सबने अभी तक जो मैंने सबके बयान देखे हैं, सबने स्पष्ट कहा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे अपने जदयू के नेता हो या रामविलास पासवान जी हो। तो ऐसे सभी लोगों ने कहीं न कहीं इस विषय पर स्पष्टता दिखाई है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और उनके लीडरशिप के साथ हैं। तो जो भी विपक्ष है अपना कवायदा अपनी कह सकते हैं प्रयास करके देख ले, लेकिन उनको कोई इससे का रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जनता ने उनका नकारा है और एनडीए घटक दल पूरी तरह से इंटैक्ट है। पर नितिन जी, सबसे ज्यादा जोखिम तो आपके जो सहयोगी है ना, उनके संदर्भ में ही लगता है लोगों को। वो नीतीश कुमार और पलटी कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। आप कैसे संभालेंगे नीतीश कुमार जी को? आप तो मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं उनके, थोड़ा ठीक से पकड़ रखे ना नीतीश कुमार जी को, कहीं गुलाट तो नहीं मार देंगे? नीतीश जी पूरी तरह से भाजपा के साथ इंटैक्ट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हम पूरी परिणाम के साथ रहेंगे। और अभी केसी त्यागी जी का भी बयान और जदयू के कई मंत्रियों का बयान भी स्पष्ट रूप से आ चुका है। तो जो मुगालते में मुंगेरी डाल के सपने देख रहे हैं इंडिया अलायंस और लालू जी का परिवार, उनके कोई के सपने साकार नहीं होने वाले। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दोनों की जोड़ी आज कहीं न कहीं फिर से दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाई। अच्छा ये बताओ, पटना से खबरें ही आती थी नीतीश जी के संदर्भ में कि भाजपा तो बढ़िया कर लेगी पर नीतीश कुमार का मामला गड़बड़ा जाएगा। पर अभी जो परिणाम या रुझान आ रहे हैं, आप सभी लोग ठीक ठाक कर ले रहे हो। सेटिंग क्या बिठाई आपने? और जो सेटिंग यहाँ बिठा ली वो आपने उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं भिजवाई? देखिए, जहां तक बिहार की बात है, बिहार में सभी गठबंधन दलों ने मिलकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और अभी तक के जो परिणाम है उसमें और बेहतर होंगे। कई ऐसी सीटें हैं जो 3-4 हजार के मार्जिन पे चल रही है और आप देखिएगा ये आंकड़ा और बेहतर फिनिश के रूप में आपको दिखेगा। अभी जो मैंने हर सीटों का एनालिसिस किया है, चूंकि मैं खुद पार्टी के मुख्यालय में बैठा हूँ, तो मैंने जितने सीटों को देखा है, हर सीटें जो कल कुछ राउंड पहले हम पीछे थे, उनमें कई सीटों को हमने कवर अप किया है। तो ये आंकड़े और बेहतर होंगे और हम लोगों ने पूरे बिहार में जहां इंटैक्ट होकर काम किया, एनडीए को पूरी तरह से इंटैक्ट होकर काम किया, इसी प्रकार से कई राज्यों में अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एनडीए ने काम किया है। कुछ कमियां कहीं रही होंगी तो अलग चीजें हैं, लेकिन एनडीए पूरी टीम के रूप में काम किया। अच्छा एक बार बताइए नितिन जी, ये कवर कैसे कर लेते हैं बैठे बैठे? आपने बोला बैठे हमने कवर किया है, इसी में तो सारा सवाल उठाता है विपक्ष कि ये लोग पता नहीं क्या कर जाते हैं। वो चुनाव आयोग जा रहा है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बहुत धीमी काउंटिंग करा रहा है। गुजार रही है कि अभी कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग को सवाल नहीं उठा रहे हैं, ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे। ये तो ये लोग हैं जो हारने के पहले हताशा और निराशा के नाम पर प्रशासन, शासन और चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं। तो इनको तो संवैधानिक ढांचों पर कहीं विश्वास ही नहीं है। लेकिन अभी आंकड़े कहीं न कहीं एटलीस्ट चुनाव आयोग को इज्जत ऐसी बचा रहे कि चुनाव आयोग पर इन्होंने सवाल नहीं उठाया, ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। ये तो थोड़े से भी आंकड़े इधर उधर होते तो ये सीधे कहते कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। तो ये हारते हैं तो चुनाव आयोग को दोषी बनाते हैं और अगर कुछ आंकड़ों में जीते हैं तो फिर सब कुछ उनके लिए ठीक नजर आता है। अच्छा चलिए, आप आखिरी दौर की बातचीत एक बार फिर छत्तीसगढ़ पर कर लेते हैं। 2 सीटें बड़ी चुनौतीपूर्ण मानी गई थी छत्तीसगढ़ में, एक राजनांदगांव और दूसरी कोरबा। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय? आपको सहानुभूति की जरूरत है, बधाई की जरूरत है? कोरबा में पीछे चल रहे हैं, नांदगांव में आगे चल रहे हैं,
नितिन जी, इस अवस्था में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, नांदगांव भूपेश बघेल की राजनीति के अंत का सीट है। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता और भ्रष्टाचार फैलाया था, कहीं न कहीं पूरे नांदगांव की जनता उनको सजा देने को तैयार खड़ी थी, और उसी का परिणाम है कि नांदगांव में भाजपा अच्छे अंतर से अभी जीत की ओर बढ़ रही है। जहां तक कोरबा की सीटें हैं, कोरबा थोड़ा पुराने, अगर वहां के समीकरण बाकी चीजों को देखिए तो थोड़ी हमारे लिए अनुकूल नहीं था, फिर भी कोरबा में हम बहुत ही लो मार्जिन पे अभी चुनाव चल रहा है, और अभी भी शायद पिछले जो राउंड की मेरे पास रिपोर्ट है 4 से 5 हजार के पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोरबा भी अभी क्लोज फिनिश होगा, और कहीं कोई ऐसी छुट्टी न हो तो कोरबा में भी कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं। पर नांदगांव के विषय में जानना चाहता हूं, भूपेश बघेल जैसा मजा हुआ राजनेता हारने के लिए तो नहीं गया था राजनांदगांव? क्या खेल किया आप जो ये नतीजा दिखाई दे रहा है? जो कर्म थे उनके, जो उन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया और नांदगांव के लोगों को लगातार अपमानित करने का काम किया। आपको ध्यान में होगा कि नांदगांव में जितने भी सरकार के सिस्टम हुआ करते थे, सारे ऑफिस को वहां से हटाकर दुर्ग ले गए। कहीं न कहीं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में नांदगांव के प्रति उनका जो रिएक्शन था वो डॉक्टर साहब और बाकी लोगों के कारण थे। तो नांदगांव की जनता के प्रति जो उनका व्यवहार था उसका परिणाम उनको मिला, और साथ ही साथ जो पूरा राज्य में एक उनकी अराजकतावादी और भ्रष्टाचार की काम रहे, उसका सजा उनको नांदगांव के लोगों ने देने को तैयार खड़े थे। उनके कैलकुलेशन हो सकते हैं कि वो चुनाव जाएंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना था कि नांदगांव आकर भूपेश ने कहीं न कहीं गलती कर दी, और हम लोगों ने उनको पूरी तरह से वहां पर घेरने में सफल रहे। तो नितिन नवीन जी का कहना है कि भूपेश बघेल जी ने उन्हें सुअवसर उपलब्ध करा दिया, उन्हें घेरने का असर स्वयं भूपेश बघेल ने दिलाया, और उनका मानना है कि भूपेश बघेल की राजनीति का अंत है राजनांदगांव का परिणाम। तो नितिन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं इस पूरे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में।